हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइडल स्टेटोमीटर। देखो क्या हुआ कि थॉमस ग्राम, ये एक साइंटिस्ट का नाम है थॉमस ग्राम। इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट किए। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या एक्सपेरिमेंट करा, इसने डिफ्यूजन देखा। इसने एक्सपेरिमेंट किया डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि जैसे कि कोई बायोलॉजिकल सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल की मेम्ब्रेन है। ये कोई बायोलॉजिकल सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल की मेम्ब्रेन है। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये अपने अंदर से सोलवेंट मॉलिक्यूल या बहुत छोटे पार्टिकल को पास होने देती है। तो थॉमस ग्राम ने एक्सपेरिमेंट करा। उसने देखा, डिफ्यूजन देखा, मूवमेंट देखी पार्टिकल्स की, सॉल्यूशन देखा किसी सब्सटेंस का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऐसा करने से इसने सब्सटेंस जो हैं दो तरह से डिवाइड कर दिए। इसने ये कहा कि सॉल्यूशन जो होगा सब्सटेंस का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास होने के बेस पे दो तरह का है। एक तो इसने कहा कि सॉल्यूशन है क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस से, एक तो इसने कहा क्रिस्टलॉइड, और दूसरा इसने बोला कि कोलोइड्स बोला। दूसरे इसने सब्सटेंस बोले कोलोइड्स। जैसे कि क्रिस्टलॉइड क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल है, जैसे शुगर है, साल्ट है, सॉल्यूशन इनका जो है वो क्रिस्टलॉइड में आते हैं। और ये कह रहा है कि शुगर साल्ट का सॉल्यूशन जो है, अगर आप इनको एनिमल मेम्ब्रेन से पास कराओगे तो इजीली पास हो जाएंगे। यानी कि जो एक क्रिस्टलॉइड है, मैं कहूँगा सॉल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस, सॉल्यूशंस ऑफ these substance can easily pass through semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये इजीली पास हो जाएंगे। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला, क्रिस्टलॉइड बोला, थॉमस ग्राम ने बोला। फिर कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस ना कोलोइड्स हैं। अब कोलोइड्स क्या है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल इसमें बता रहा हूँ। जैसे स्टार्च है, गम है। अगर इन सब्सटेंस को आप पास कराओ तो ये इजीली पास नहीं होते, इनका सॉल्यूशन इजीली पास नहीं होता। किससे? एनिमल मेम्ब्रेन से। तो मैं ये कहूँगा सॉल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू एसपीएम लिख देता हूं। एसपीएम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास होने के बेस पे सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के बताए सब्सटेंस, क्रिस्टलॉइड, कोलोइड। क्रिस्टलॉइड एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। कोलोइड वो हैं जो कि एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। बट जो ये इसका तरीका था सब्सटेंस को क्लासीफाई करने का, ये तरीका सही नहीं था, क्योंकि एक ही सब्सटेंस सोलवेंट बदलने से क्रिस्टलॉइड से कोलोइड में हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ जो तरीका है इसका क्रिस्टलॉइड और कोलोइड्स में डिवाइड करने का सब्सटेंस को, ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर मैं NaCl को वाटर में डिजोल्व करता हूँ, NaCl को वाटर में डिजोल्व किया तो ये सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड है। यानी कि इसमें जो NaCl के पार्टिकल हैं वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर मैं NaCl को अब बेंजीन में डिजोल्व कर देता हूं, वाटर नहीं लेता हूं, यानी कि बेंजीन ले लिया, बेंजीन एक सॉल्वेंट ले लिया और इसके अंदर मैंने NaCl डिजोल्व किया, तो फिर ये जो NaCl का ये जो सॉल्यूशन है ये कोलोइड्स की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि आप देखोगे कि सोलवेंट यहाँ बेंजीन है, यहाँ वाटर है, तो सोलवेंट बदलने से NaCl क्रिस्टलॉइड से कोलोइड हो गया। तो इसका मतलब ये जो तरीका था थॉमस ग्राम का सब्सटेंस को
एनिमल मेम्ब्रेन से परमिएबिलिटी के बेस पे दो तरह से डिवाइड करा, ये सही नहीं है। फिर जो क्लासिफिकेशन की गई ना सब्सटेंस की, इस तरीके को बदल के क्लासिफिकेशन की किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज के बेस पे क्लासिफिकेशन की गई फिर। और फिर 3 तरह के सॉल्यूशन बताए गए, और वो जो 3 तरह के सॉल्यूशन हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ट्रू सॉल्यूशन है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा है इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और तीसरा बोला गया है इसमें सस्पेंशन है। तो सब्सटेंस को 3 तरह से बांट दिया, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। ये तरीका क्लासीफाई करने का यूज किया गया, उसके बेस पे 3 तरह के सब्सटेंस हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। इन तीनों में देखेंगे, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, डिस्टिंक्शन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन की, कोलॉइडल और सस्पेंशन की। तो देखते हैं क्या है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो होगा वो होगा 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो जो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज होगा वो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइडल सॉल्यूशन में होगा बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल के साइज के बेस पे इनको तीनों को डिवाइड कर रखा है, और ये होगा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो अब इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, कोलॉइडल और सस्पेंशन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ताकि हम सब्सटेंस को क्लासीफाई कर पाएँ, इनकी कुछ बेसिक बातें समझ पाएँ। तो देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, इनको मैं तीनों के कैरेक्टर्स आपको बता देता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा आपके पास है इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है इसमें सस्पेंशन। ये 3 तरह से कैटेगराइज कर दिए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब देखेंगे, पहले तो पार्टिकल के साइज की बात कर लें, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज। ट्रू सॉल्यूशन में आपको बताया पार्टिकल का साइज कितना होगा, इसमें पार्टिकल का साइज होगा लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल हैं तो ऐसा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा, पार्टिकल का जो साइज होगा, साइज ऑफ पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज है तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में आते हैं। और जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल का जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा पार्टिकल का साइज तो वो क्या है, सस्पेंशन में आ जाते हैं। पहले कैरेक्टर्स हो गया तीनों का। दूसरे कैरेक्टर हम देखेंगे, नेचर। आप देखोगे नेचर में ये होमोजीनस होता है, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होता है। और होमोजीनस क्या होते हैं, जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज में, ऐसा सॉल्यूशन होमोजीनस होता है। और कोलॉइडल होता है हेट्रोजीनस, और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस होता है। और मीनिंग आपको पता है कि हेट्रोजीनस का क्या होगा, जहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कंपोजिशन में और प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इनकी फिल्ट्रेशन टेंडेंसी देखेंगे, फिल्टर होने की टेंडेंसी है, फिल्टरेबिलिटी हम कह सकते हैं, फिल्टरेबिलिटी। फिल्टर पेपर सभी ने सुन रखा है, फिल्टर पेपर क्या होते हैं। फिल्टर पेपर में से हम कोई चीज़ फिल्टर आउट करते हैं। एक मैंने आपको बताई एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे कोई बायोलॉजिकल सेल है, इस सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका नेचर सेमी परमिएबल है, सेमी
परमिएबल और सेमी परमिएबल होती है जो अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या बहुत छोटे पार्टिकल को पास होने देती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हम देखें तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से पास हो जाते हैं। यानी कि पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन। फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से दोनों से पास हो जाते हैं। यहां आप देखोगे कि पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया। पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें आप देखोगे कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, क्योंकि फिल्टर पेपर के पोर का साइज बड़ा होगा। जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे फिल्टर पेपर में, फिल्टर पेपर का पोर का साइज बड़ा होता है और एनिमल मेम्ब्रेन का पोर का साइज छोटा होता है। तो मैं ये कहूँगा कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल सस्पेंशन के बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ये ना तो फिल्टर पेपर से पास हो पाते और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से। तो पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। ना तो फिल्टर पेपर से पास हो जाते और ना एनिमल मेम्ब्रेन से पास होते। नेक्स्ट देखेंगे विजिबिलिटी मतलब क्या आप पार्टिकल को देख पाओगे। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल हम देख नहीं पाते, पार्टिकल इनविजिबल होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पार्टिकल्स आर इनविजिबल, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल हम पार्टिकल को देख नहीं पाते। यहां आप देखोगे एक प्रॉपर्टी हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल के साथ लाइट का टकरा के स्कैटर हो जाना, तो ये प्रॉपर्टी कोलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। यानी कि लाइट के साथ पार्टिकल अगर टकराएंगे तो स्कैटरिंग होगी लाइट की और हम पार्टिकल को देख पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स कैन बी विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब पार्टिकल के साथ लाइट टकराएगी और वो लाइट की स्कैटरिंग हो गया, उसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। कैन बी विजिबल इन माइक्रोस्कोप। और ये जो पार्टिकल हैं ये इतने बड़े साइज के हो जाते हैं कि आपको नेक्ड आई से दिख जाते हैं। नेक्ड आई का मतलब है लेंस के यूज से, या तो नेक्ड आई से दिख जाएंगे या माइक्रोस्कोप से। तो पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई होती है बगैर किसी लेंस के, और अंडर माइक्रोस्कोप, या माइक्रोस्कोप से आप इनको देख पाते हो पार्टिकल को। अपीयरेंस में देख लो, अपीयरेंस में ये जो होते हैं बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो मैं इनको कह दूंगा दीज आर ट्रांसपेरेंट। ये दिखने में ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें क्लियर नहीं दिख पाता, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मतलब कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ नहीं दिखेगा। और जो ये आपके पास हैं सस्पेंशन, ये ओपेक हैं। ओपेक का मतलब जिसके आर पार सॉल्यूशन के आप देख नहीं पाओगे, उसको हम ओपेक बोलेंगे। अब आपके सिलेबस में यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कोलोइडल सिस्टम भी बोल सकते हैं, कोलोइडल डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं, कोलोइड्स भी बोल सकते हैं। तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अब कोलोइडल सॉल्यूशन को। तो शुरू करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में मैंने आपको कहा था कि पार्टिकल का साइज कितना है,
कोलोइडल सॉल्यूशन को कोलोइडल डिस्पर्सन या कोलोइड्स भी बोल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कोलोइड्स। तो कोलोइडल सॉल्यूशन को कैसे आप डिफाइन करोगे या कोलोइड्स को कैसे डिफाइन करोगे? तो जो कोलोइडल स्टेट होगी मैटर की, आप ये कहोगे कि ऐसी स्टेट है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है और उसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं बट एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। तो मैं कहूँगा कि कोलोइडल सिस्टम क्या है, एक मैटर की स्टेट है। तो मैं कहूँगा कोलोइडल इज ए स्टेट ऑफ मैटर, state of matter in which size of particle is from 1 nanometer to 1000 nanometer and particles of colloids can pass through filter paper, but cannot pass through animal membrane। एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है, ये एनिमल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और मैंने आपको बताया है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को या बहुत छोटे पार्टिकल जो है उनको पास होने देती है। तो ये कोलोइडल स्टेट की डेफिनेशन है। अब हम बात कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। ये इसको हम कोलोइड्स भी बोल सकते हैं। अब जो ये कोलोइड्स हैं, जैसे आप ये पढ़ के आए हो, सॉल्यूशन नहीं पढ़ के आए हो। सॉल्यूशन किससे बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। ऐसे ही जो कोलोइड्स है, कोलोइड्स भी दो चीज़ों से बन के मिलके बना है। एक तो है डिस्पर्स्ड फेज, एक तो है इसमें डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा मैं बोलूँगा डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा इसमें डिस्पर्सन मीडियम है। अब शॉर्ट फॉर्म में मैं इनके लिए यूज़ करूँगा डीपी, डिस्पर्स फेज, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँगा डीएम। डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम। अब जैसे सोल्यूट होता है, सोल्यूट के लिए डिस्पर्स फेज बोला जाता है और सोलवेंट के लिए डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है। तो सोल्यूट की जगह डिस्पर्स फेज और सोलवेंट की जगह हम डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये जो कोलोइड्स होते हैं, कोलोइडल सिस्टम एक ऐसा है नेचर में, हेट्रोजीनस है नेचर में। तो शुरू करते हैं। अब ये जो कोलोइड्स हैं इनकी हम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन का बेस बनाया जाएगा। भाई किसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे? अलग अलग बेस हैं, बेसिस अलग अलग हैं। एक तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। एक हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो मैं क्लासिफिकेशन शुरू करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफाई करेंगे इसको कैसे, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ। बेस क्या बनाएंगे इनको क्लासिफाई करने का? अलग अलग बेस बनाएंगे। जैसे फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम लिख देता हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में बार बार लिखना पड़ेगा। डीपी है डिस्पर्स फेज और डीएम है डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा हम इसको बेस बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्ट करेंगे डीपी और डीएम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी क्या है? डिस्पर्स फेज, और डीएम क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। तीसरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज।
डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के बेस पे किस तरह के हैं वो, टाइप का मतलब किस टाइप के हैं। तो ये 3 मेथड हैं क्लासिफिकेशन के। पहले हम शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेस पे। अब देखो फिजिकल स्टेट कैसी रहेगी, या तो सॉलिड रहेगी या लिक्विड रहेगी या गैस रहेगी। ये फिजिकल स्टेट है, इसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे। और यहाँ से कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि सपोज ये आपके पास डिस्पर्स फेज है, डीपी है डिस्पर्स फेज, एक आपके पास है डिस्पर्सन मीडियम, और ये आपके पास जो कोलोइडल बना या कोलोइड्स बने उसको क्या बोलेंगे, कोलोइड्स का नाम है। और फिर हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखो कि अगर जो डीपी है, डीपी क्या है डिस्पर्स फेज, डीएम क्या है डिस्पर्सन मीडियम। अब देखेंगे जो डिस्पर्स फेज है अगर वो सॉलिड में हो, डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड में हो, और डिस्पर्सन मीडियम कैसे हो, डिस्पर्सन मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या कोई गैस भी हो सकता है। तो अगर देखो सॉलिड डिस्पर्स फेज और सॉलिड ही डिस्पर्सन मीडियम हो, तो जो ये कोलोइड्स बनेंगे इसका जो नाम होगा ना उसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं। जैसे सॉलिड सोल, जैसे एग्जांपल है इसमें कलर्ड ग्लासेस। कोई ग्लास देखे होंगे आपने अलग अलग कलर के, तो वो इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। सॉलिड सोल बोलेंगे इसको, सॉलिड सोल। सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज हो, लिक्विड अगर डिस्पर्सन मीडियम हो, तो इसको हम बोलेंगे सोल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो मडी वाटर, अगर आप मिट्टी डाल दो पानी में उसको मडी वाटर बोलेंगे, तो उसमें सॉलिड तो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम उसमें क्या है, लिक्विड है, तो इसको सोल बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल आप देखोगे कि सेल है, सेल में जो फ्लूइड होता है उसको भी आप एग्जांपल बोल सकते हो। उसके बाद सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, अगर डिस्पर्सन मीडियम यहाँ गैस हो, इसको एरोसोल्स बोलते हैं, एरोसोल्स। जैसे एग्जांपल है डस्ट देखोगे आप, डस्ट क्या है कि कुछ डस्ट के पार्टिकल एयर में तैर रहे हैं, सस्पेंडेड है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है, ये एग्जांपल है एरोसोल्स का। स्मोक भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। स्मोक क्या होती है कि कुछ कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट हैं, तो एयर अगर गैस अगर डिस्पर्सन मीडियम है, सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, तो इसको एरोसोल बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड में हो, लिक्विड, ये लिक्विड, और डिस्पर्स मीडियम क्या हो, डिस्पर्सन मीडियम या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। देखो अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, तो इसको हम जेल बोल देंगे। दिस इज नोन एज जेल, दीज आर नोन एज जेल। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, टर्म में यूज होती है कई बार। जैसे एग्जांपल है इसमें बटर है, चीज है, पनीर देखा होगा आपने, चीज, तो वो किस में आते हैं, जेल्स में आते हैं। कि लिक्विड डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम इसमें सॉलिड होता है। नेक्स्ट लिक्विड हो दोनों, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो इसको हम अमल्सन्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज अमल्सन। जैसे एग्जांपल है मिल्क, मिल्क में क्या होता है कि सॉलिड के मिल्क में फैट के पार्टिकल होते हैं, लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं, कोलोइडल सिस्टम है ये एक, तो ये इसका एग्जांपल हो जाता है। डिस्पर्स फेज डीपी अगर लिक्विड हो, डीएम अगर गैस हो, इसको हम एरोसोल बोलेंगे, एरोसोल। देखो ये भी एरोसोल है और ये भी एरोसोल है, बट यहाँ पे डिस्पर्स फेज आप देखोगे
सॉलिड है, यहाँ डिस्पर्स फेज लिक्विड है, तो इसके एग्जाम्पल अलग तरह के होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई क्लाउड्स हैं, बादल हैं, एयर में वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, या ये कहेंगे फॉग है, धुंध है। देखो आप सर्दियों में कि एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसको हम फॉग बोलते हैं। ये 3 तरह के आपके पास कोलोइडल सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है, जैसे आप देखोगे डिस्पर्स फेज अगर गैस है, गैस और डिस्पर्सन मीडियम है तो सॉलिड है या लिक्विड है। गैस ना हो, बताता हूँ वो भी क्यों नहीं है, सीखेंगे वो भी। इसको तो बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, और इसको हम सिर्फ फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सॉलिड फॉर्म में जैसे कि फोम रबर देखा होगा आपने, फोम और रबर, मतलब जो सॉलिड होते हैं उनसे हल्का होता है ये। कुछ गैस के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड होते हैं किसमें, सॉलिड में, तो उसको फोम रबर बोलते हैं। ड्राई वुड भी कह सकते हो, सूखा हुआ लकड़, ये भी उसका एग्जाम्पल है। गैस अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड हो तो इसको हम फोम बोलते हैं। जैसे कि आप बोलोगे इसकी सोप लेदर, जो सोप का लेदर होता है, झाग बन जाते हैं सोप सॉल्यूशन के, या हम सोप बबल्स भी कह सकते हैं। सोप के बबल्स देखे होंगे आपने, छोटे बचपन में तो बहुत उड़ाए भी होंगे सोप के बबल्स आपने। तो सोप बबल्स एग्जाम्पल है किसका, फोम का, जिसमें डीपी क्या है, डिस्पर्स फेज गैस, और डिस्पर्सन मीडियम इसमें क्या है, लिक्विड है। तो ये हो जाता है भाई। ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट में दिखने में कैसे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है। अच्छा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, जैसे आप ये नहीं कहते हो कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम सॉल्यूट सॉल्वेंट से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। जैसे हम ये कहते हैं सॉल्यूट वो होता है जिसकी अमाउंट कम होती है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तुम यहाँ भी कह सकते हैं भाई डिस्पर्स फेज वो है जिसकी अमाउंट कम हो, डिस्पर्सन मीडियम वो है जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब देखो, अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर हो, डीएम है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर हो ना, तो इस सोल को हम बोलेंगे हाइड्रोसोल, नाम है सोल का। ये एक्वा सोल भी बोल सकते हैं, एक्वा सोल। और अगर जैसे कि गैस अगर डिस्पर्सन मीडियम है तो इसको अभी जैसे हम बोलते आ रहे हैं कि एरोसोल, 2 बार बताया था आपको। डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस है तो उसको एरोसोल बोलेंगे। अब देखो भाई, मैंने ये कहा कि जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम गैस है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो इसको तो जैसे मैंने सॉलिड फॉर्म बोला, इसको फॉर्म बोला। गैस जब गैस में डिस्पर्स फेज हो, यानी कि डीपी और डीएम दोनों गैस हो ना, तो ये कोई कोलोइडल सिस्टम नहीं है। क्योंकि जो कोलोइडल सिस्टम है या जो कोलोइड्स हैं, कोलोइडल सिस्टम का नेचर कैसा है, ये हेट्रोजीनस है। कैसे है नेचर में, हेट्रोजीनस। बट जब गैस में डिस्पर्स हो ना, ये सिस्टम होमोजीनस है। और जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं, यानी कि गैस को गैस में मिला दो तो ये कोलोइड्स नहीं है, ये ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि होमोजीनस सिस्टम बनाएंगे। और होमोजीनस सिस्टम ही ट्रू सॉल्यूशन है। जो कोलोइडल सिस्टम है वो तो हेट्रोजीनस है। तो इसलिए गैस को जब गैस में डिस्पर्स करोगे डिस्पर्सन मीडियम में, तो ये आपका कोलोइड्स में नहीं आता। दिस इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ कोलोइड्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाती है। दूसरी क्लासिफिकेशन अब हम सीखेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा इसमें, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कौन है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बिटवीन डीपी एंड डीए। कैसे इंटरेक्शन करेंगे, इसके बेस पे 2 तरह के हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। 2 तरह के कोलोइडल सोल हैं आपके पास, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक।
इनका मीनिंग क्या है एक बार समझेंगे। लायोफिलिक क्या होते हैं और लायोफोबिक क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया लायोफिलिक हैं इंटरेक्शन के बेस पे और लायोफोबिक हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो लायो मीन्स लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड और फिलिक होता है ट्रैक्शन। तो ऐसे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो डिस्पर्सन मीडियम या लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ लायो का मीनिंग आपको बताया लिक्विड, और फोबिक होता है रिपल्सन, फोबिक है रिपल्सन। तो जहाँ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम के साथ अट्रैक्ट ना शो करके रिपल्सन शो करेंगे तो इसको लायोफोबिक बोलेंगे। लायो किसी भी लिक्विड के लिए। अब देखो अगर लिक्विड वाटर हो जाए, अगर लिक्विड कोई स्पेशल, मैंने जैसे बोल दिया कि भाई लिक्विड में वाटर है, तो फिर इस लायोफिलिक और लायोफोबिक की जगह हम वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। देखो फिलिक का मतलब तो अट्रैक्शन है, फोबिक मतलब रिपल्सन। हाइड्रो का मतलब है वाटर और लायो का मतलब है कोई भी लिक्विड। तो जब लिक्विड वाटर हो जाए तो उसके लिए हम हाइड्रो वर्ड यूज करेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो शुरू करते हैं इसको। लायोफिलिक कोलोइडल सोल आपके पास या लायोफिलिक कोलोइड्स वो हैं क्या। फर्स्ट है भाई लायोफिलिक कोलोइड्स। देखो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना वो लायोफिलिक कोलोइड्स बनाएंगे, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे मेटल, उनके सल्फाइड, ऑक्साइड, ये लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक सोल बनाएंगे। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि अगर आप उनको डिस्पर्सन मीडियम में मिलाओगे तो वो डायरेक्टली कोलोइडल सोल बना देंगे। डायरेक्ट मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है, वो डायरेक्ट कोलोइडल सोल बना देंगे। ऐसे सोल को हम लायोफिलिक कोलोइडल सोल बोलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि सम सब्सटेंस डिफाइन करेंगे, सम सब्सटेंस लाइक जेलेटिन है, गम है, स्टार्च है, रबर हैं, और ये जो कंपाउंड्स लिखे मैंने एग्जांपल के तौर पर, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लायोफोबिक कोलोइड्स बनाते हैं। जब इन सब्सटेंस को जो मैंने ये लिखे हैं, जेलेटिन है, गम है, स्टार्च है, ऐसे सब्सटेंस को, या रबड़ हैं, ऐसे सब्सटेंस को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में मिलाएंगे तो डायरेक्ट कोलोइडल सोल बना देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस when mixed with dispersion medium, ऐसे सब्सटेंस को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में मिलाएंगे डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे, हमें और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, हमें कुछ नहीं डालना उसके अंदर, रिएजेंट या कुछ भी नहीं डालना, डायरेक्टली फॉर्म कोलोइडल सोल। वो डायरेक्टली हमें कोलोइडल सोल बना के देंगे, और ऐसे सोल को हम क्या बोल देंगे, एंड दीज सोल्स आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलोइडल सोल्स, या लायोफिलिक कोलोइड्स भी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे वाटर अगर सोलवेंट हो जाए तो इसको हम हाइड्रोफिलिक सोल बोल देंगे, या हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स सोल बोल देंगे, हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सोल हम इसको बोल देंगे। और देखो सोल हमने किसको बोला था, सोल वो चीज़ है जब डिस्पर्स फेज, सोल किसको बोलते हैं, डिस्पर्स फेज सॉलिड में और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड में है, तो उसको हम सोल बोल देंगे। तो लायो की में अगर सोलवेंट वाटर हो तो इसको हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा, अगर इनको डिस्पर्सन मीडियम में मिलाओगे तो ये डायरेक्ट कोलोइडल सोल बना देंगे, यानी कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 या 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएगा। हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपस में इनको मिक्स करना है। और देखेंगे लायोफिलिक जो कोलोइडल सोल है उनकी क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ये डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम जैसे वाटर ही हो गया, डीएम इज डिस्पर्सन मीडियम।
और इसमें जैसे मैंने सब्सटेंस डाल दिया, ये जैसे इसमें सब्सटेंस डाल दिया डीपी, डिस्पर्स फेस, और ये सॉल्यूशन बन गया है कि ये कोलोइडल सोल बन गया, कोलोइडल सोल बन जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोलोइडल सोल में क्या क्या प्रेजेंट है, डीपी और डीएम प्रेजेंट है। और डिस्पर्जन मीडियम मैंने कहा कि वाटर भी हो सकता है या कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो ये जो कोलोइडल सोल बना है, कोलोइडल सिस्टम है, इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों मिक्स हो गए। अब ये जो आपका कोलोइडल सोल है, इसको हम इंट्रिंसिक कोलोइडल सोल भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक क्यों बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोलोइड्स इसलिए बोलते हैं, डीपीडीएम को मिला के डायरेक्ट कोलोइडल सोल बना दिया आपने, इसमें और कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ी या और कोई मेथड इनको बनाने के लिए यूज नहीं किया, डायरेक्ट इनको मिक्स करो, कोलोइडल सोल बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि लायोफिलिक कोलोइड्स आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलोइड because no extra chemical या no extra reagent is used for their formation, इनको बनाने के लिए और कोई रिएजेंट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला पॉइंट लायोफिलिक के लिए बता रहा हूं। लायोफिलिक जो कोलोइडल सोल हैं, दीज आर रिवर्सेबल इन नेचर। ये रिवर्सेबल होते हैं नेचर में। कैसे, एक बार समझना। जैसे इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपके मिक्स हैं, इस कोलोइडल सोल में क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है। जैसे मैं कह रहा हूं कि इवेपोरेशन से, यानी कि इस कोलोइडल सोल के अंदर जो डिस्पर्सन मीडियम आपने इवेपोरेशन से उसको रिमूव कर दिया, तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ डिस्पर्स फेज बच गया, सोलवेंट आपने उड़ा दिया इवेपोरेशन से। फिर आपका इसमें आप देखोगे कि डीपी और डीएम अलग अलग हो गए। मैं कह रहा हूँ कोलोइडल सिस्टम है, आपने इवेपोरेशन से इसका डिस्पर्सन मीडियम उड़ा दिया, अलग कर दिया इससे, तो डीपी और डीएम तो अलग अलग हो गए ना इसमें। अब मैं अगर इसको दोबारा बनाना चाहूँ तो डीपी डीएम को मिला के दोबारा से कोलोइडल सोल बना सकता हूँ। तो इसका मतलब रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब है आपने कोलोइडल सोल बना दिया, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर दोबारा से मिक्स करो, फिर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये किस नेचर का है, रिवर्सेबल नेचर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कैन बी सेपरेटेड इजिली। इनको हम क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं। एंड देन अगेन कोलोइडल सोल कैन बी फॉर्म्ड बाय रीमिक्सिंग। दोबारा रीमिक्स कर दो उनको, दोबारा कोलोइडल सोल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनकी स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी जो लायोफिलिक कोलोइडल सोल है, लायोफिलिक कोलोइडल सोल की हम बात कर रहे हैं। लायोफिलिक कोलोइडल सोल बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रीज़न है कि दीज आर हाईली हाइड्रेटेड, ये हाईली हाइड्रेटेड होते हैं और आसानी से ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लायोफिलिक कोलोइडल सोल आर स्टेबल and cannot easily precipitated। ये इसको प्रेसिपिटेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोएगुलेटेड भी लिख सकते हैं। प्रेसिपिटेटेड का मतलब जिसके पीपीटी बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट आपको पता है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इनसोल्यूबल होंगे, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये आसानी से प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते। कैसे, समझना एक बार। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक कोलोइडल सोल है, कोलोइड्स है, और कोलोइड्स बना है डीपी और डीएम से। मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है वो आसानी से कोएगुलेट नहीं होंगे, आसानी से कोएगुलेट नहीं होंगे। कोएगुलेट का मतलब होता है पार्टिकल्स का इकट्ठे जुड़ जाना,
या प्रेसिपिटेट आउट। प्रेसिपिटेट जब बनते हैं उसमें भी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि जो लायोफिलिक कोलॉइडल सोल है ये आसानी से प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल क्यों होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल, स्टेबिलिटी इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सोल। सोल के पार्टिकल हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। अब हाइड्रेटेड का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड, जो ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है ना, इसको कवर कर रखा है किसने? डिस्पर्सन मीडियम ने। ये डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं। तो डिस्पर्स फेज के चारों तरफ क्या होंगे? डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल होंगे। तो जैसे एक डिस्पर्स फेज का पार्टिकल ये है आपके पास, डीपी का पार्टिकल, और इसके चारों तरफ मैं कह रहा हूँ कि डिस्पर्सन मीडियम है। ये जो रेड से दिखा रखे हैं डिस्पर्सन मीडियम है, ये यहाँ डीपी है, डीपी के पार्टिकल दिखा रखे हैं, ये भी डीएम के पार्टिकल है। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को चारों तरफ कवर कर रखे रखते हैं कौन? डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं लायोफिलिक कोलॉइडल सोल। दूसरे इसमें है, इंटरेक्शन के बेस पे पढ़ रहे हैं, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल। लायोफोबिक कोलॉइडल सोल या लायोफोबिक कोलॉइड्स भी बोलते हैं। और जो ये टॉपिक चल रहा है हमारा लायोफिलिक और लायोफोबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को मोस्टली पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लायोफोबिक, लायो का मतलब लिक्विड, फोबिक का मतलब रिपल्सन। और लायोफोबिक कोलॉइडल सोल कौन बनाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लायोफिलिक किसने बनाए थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने। जैसे मेटल और उनके सब्सटेंस हैं, जैसे मेटल और उनके सल्फाइड हैं, ऑक्साइड हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेटल्स हैं, मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। जैसे मेटल और उनके सल्फाइड है, जैसे मैं कह रहा हूं कि सिल्वर सल्फाइड है भाई, या और कोई मेटल का सल्फाइड है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास है डिस्पर्सन मीडियम है, डीएम है, और मैं अगर कहूं कि सिल्वर सल्फाइड मैंने इसमें डिस्पर्सन मीडियम में डाल दिया, कोलॉइडल सोल बनेगा? तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे सोल डायरेक्ट नहीं बनाए जा सकते। लायोफोबिक कोलॉइडल सोल डायरेक्ट नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब रिपल्सन। तो ऐसे कोलॉइडल सोल डायरेक्ट नहीं बनाए जा सकते कि भाई डीपी और डीएम मिला दिया और डायरेक्ट कोलॉइडल सोल बन जाएगा। ऐसे कोलॉइडल सोल बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं, और वो स्पेशल मेथड आगे जाके मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा इन क्लासिफिकेशन के बाद। तो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल को पहले तो आप डिफाइन करोगे भाई। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ सब्सटेंस जब आप डिस्पर्सन मीडियम में मिलाओगे तो डायरेक्ट कोलॉइडल सोल नहीं बनाए जाते। इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड आपको यूज़ किया जाता है। इसके लिए स्पेशल मेथड कुछ आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि व्हेन सब्सटेंस लाइक metal and their sulfide when mixed do not directly form colloidal soul। क्यों? क्योंकि रिपल्सन होता है किस किस में? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सो some special methods are used to prepare liophobic colloidal soul, to prepare liophilic colloids। कुछ स्पेशल मेथड आपको यूज करने पड़ते हैं, और वो स्पेशल मेथड इन टॉपिक के बाद ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तो जैसे इसकी डेफिनेशन होगी, और क्या करेक्टर है इसके आप देखोगे लायोफोबिक कोलॉइडल सोल के। जैसे लायोफिलिक के लिए देखा था, ऐसे ही मैं लायोफोबिक के लिए भी बता रहा हूँ। लायोफोबिक कोलॉइड्स, मैंने ये कहा कि इनको डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता। डू नॉट फॉर्म डायरेक्टली, डायरेक्टली आप बना नहीं सकते इनको। कुछ स्पेशल मेथड आपको यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कुछ रिएजेंट केमिकल्स डालने पड़ेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा रिएजेंट आपको यूज़ करने पड़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड हम कुछ यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसको हम एक्सट्रेंसिक कोलॉइड भी बोलते हैं। सो
these colloids are called extrinsic colloid। एक्सट्रेंसिक मतलब कुछ एक्सटर्नल रिएजेंट आपको यूज करने पड़ेंगे ये कोलॉइड बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये जो कोलॉइडल सोल हैं दीज आर नॉट रिवर्सेबल, दीज आर नॉट रिवर्सेबल। मतलब जैसे लायोफिलिक कोलॉइडल सोल थे वो तो रिवर्सेबल थे, मीनिंग जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कोलॉइडल सोल बना है, ये कोलॉइडल सोल है कौन सा, लायोफोबिक। और लायोफोबिक कोलॉइडल सोल बना किससे होगा, डीपी एंड डीएम से। सपोज आपने ये किसी मेथड से बना रखा है और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से मैंने डिस्पर्स फेस पार्टिकल अलग कर दिया किसी मेथड से मैंने डिस्पर्स फेस पार्टिकल अलग कर दिया डिस्पर्सन मीडियम से, तो दोनों अलग अलग होने के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे फिर दोनों को मिक्स कर दिया दोबारा फिर बन जाएगा, क्योंकि इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज़ किए जा सकते हैं। यानी कि इसमें ये जो लायोफिलिक कोलॉइडल सोल है ये क्या है, रिवर्सेबल नहीं है, तो मैं कहूँगा कि इरिवर्सेबल है। तो मैं ये कहूँगा बाय सेपरेटिंग ऑफ डीपी एंड डीएम these sols cannot formed by remixing। इनको दोबारा मिक्स करोगे तो नहीं बनेंगे, कुछ स्पेशल मेथड आपको इसके लिए यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, इस तरह के कोलॉइडल सोल अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबल बहुत कम स्टेबल हैं। क्यों कम स्टेबल हैं, क्योंकि ये हाईली हाइड्रेटेड नहीं होते। तो मैं कहूँगा कि लायोफोबिक कोलॉइडल सोल, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल आर वेरी लेस स्टेबल, these are very less stable and can be easily precipitated। और कोएगुलेटेड, इनको आसानी से प्रेसिपिटेट आउट या कोएगुलेट आउट कर सकते हैं। कोएगुलेशन का मतलब होता है पार्टिकल का इकट्ठे जुड़ जाना। अब ये स्टेबल कम क्यों होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रेटेड नहीं होते। दीज आर नॉट स्टेबल, ये जो कोलॉइडल सोल है स्टेबल क्यों नहीं होते, बिकॉज दीज सोल्स आर नॉट हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होते ये। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं, ये सारे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, यानी कि एक आपके पास कोलॉइडल सोल है लायोफोबिक, और इसमें ये सारे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं और ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं, तो मैं कहूँगा कि कोएगुलेशन हो गया, या ये मैं कहूँगा कि प्रेसिपिटेट बन गए। तो लायोफोबिक कोलॉइडल सोल स्टेबल नहीं होते, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं ये आसानी से एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कोएगुलेट या प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल आपस में जुड़ के प्रेसिपिटेट बन गया, कोएगुलेशन हो गई, तो ये स्टेबिलिटी कहाँ रही इसकी, ये कैसे हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो ये थी हमारी सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन। अब जो एक क्लासिफिकेशन मैंने और बताई है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, पार्टिकल का जो टाइप है डिस्पर्स फेज का, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे, और वो सीखेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो तीसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो कोलॉइडल सोल थे लायोफोबिक कोलॉइडल सोल, उनको कैसे बनाओगे, बनाने के बाद उनको प्यूरिफाई कैसे करोगे, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो बने रहिए इन सभी लेक्चर्स के लिए कि जो अगली बातें जो आप समझ पाओ अच्छे से कंटिन्यूटी में, और इन टॉपिक्स का ही आगे जाके लिंक है यानी कि रिलेशन है। ये वीडियो लेक्चर देखोगे तभी आपको अगला वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो कंटिन्यूअस आप हर एक वीडियो लेक्चर देखिए, और इसमें कुछ बेसिक पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आते
तो आप इनसे पिछले जो वीडियो लेक्चर हैं उनको कंटिन्यूस देखते रहिए। तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।